चैनल इंजीनियर के सिंह एसोसिएट की तरफ से आज ये वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो वास्तुशास्त्र की चौथी वीडियो है। इस वीडियो को प्रेजेंट करने से पहले मैं आप सब लोगों को नमस्कार करता हूं और क्षमा प्रार्थना करता हूं, क्योंकि वीडियो हमें बनाने में काफी समय लग गया। काफी बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं, यानी करीब एक महीना 10 दिन के बाद। इसका मेन वजह कारण था क्योंकि मैं इस दरमियान अपने छोटे पुत्री के विवाह के लिए विवाह कार्य में काफी व्यस्त था, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। खैर, भगवान की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे पुत्री का विवाह संपन्न हो गया बिना किसी विघ्न के। भगवान गणेश के आशीर्वाद से निर्विघ्न रूप से सारा विवाह संपन्न हुआ। मैं उसके लिए भगवान से को नमस्कार करता हूं और सब लोगों को भी नमस्कार करता हूं, ताकि आप लोग अपने आशीर्वाद से मेरे पुत्री को अनुग्रहित करें। तो आज ये वीडियो, इस बारे में मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये मेरी वास्तुशास्त्र की वीडियो है और इसके बाद तुरंत 2 दिन बाद मैं टनल इंजीनियरिंग पर आऊंगा। अब टनल इंजीनियरिंग का वीडियो मैं आपको सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आइए, सबसे पहले मैं इस वीडियो के बारे में बताऊं कि आज का जो ये वीडियो है, ये वास्तुशास्त्र में का जो सब्जेक्ट है कि हम जमीन भी खरीदते हैं अपने घर बनाने के लिए, अपने बिजनेस पर्पस के लिए, या अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए, या अपनी दुकान बनाने के लिए। तो उस जमीन का कैसा होना चाहिए, किस तरह का जमीन होना चाहिए जो हमारे फ्यूचर को सिक्योर कर सके और हमारा आने वाला समय हमारे लिए सुफलदायी हो। तो वास्तुशास्त्र में इसके लिए कुछ गाइडलाइन दिया हुआ है, जो गाइडलाइन मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस संबंध में वास्तुशास्त्र में बहुत ही विस्तृत व्याख्या है, मगर मैं यहाँ पर आप लोगों को संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि विस्तृत व्याख्या संभव नहीं है इतने कम समय में आप सबके सामने प्रस्तुत करने में। सबसे पहला, जिस भूमि के मिट्टी का रंग सादा होता है, चिकना होता है, उस तरह के भूमि को ब्राह्मणी भूमि कहते हैं। और इस तरह के भूमि पर वास करने वाला मनुष्य सात्विक विचार वाला तथा धन धान्य पूर्ण पारिवारिक जीवन प्राप्त करने वाला होता है और वो धर्म में रुचि रखने वाला होता है। दूसरा है, जिस भूमि का रंग, मिट्टी का रंग लालापन लिए हो, थोड़ा थोड़ा जैसे मूरम वगैरह हुआ, लाल हो, तो उस तरह की भूमि को क्षत्रिय भूमि कहते हैं। इस तरह के भूमि पर वास करने वाला मनुष्य निडर और बहादुर होता है तथा राजकाज यानी राजनीति में सफलता प्राप्त करता है, मगर उसका पारिवारिक जीवन हमेशा ही अव्यवस्थित रहता है। तीसरा, जिस भूमि के मिट्टी का रंग पीले या हरे रंग का होता है, उस भूमि में सरसों की यदि खेती की जाए, यानी मस्टर्ड की यदि खेती की जाए, और सरसों के पीले फूल जब बहुत ज्यादा मात्रा में उस भूमि में हो, तो उस भूमि को वैश्य भूमि कहते हैं। इस तरह के भूमि में, इस तरह के भूमि के मिट्टी से हल्का हल्का शहद जैसी स्मेल आती है, गंध आता है, और इस तरह की भूमि दुकान या व्यवसायिक कार्य के लिए बहुत ही उत्तम मानी जाती है। इस तरह के भूमि पर वास करने वाले व्यक्ति का आर्थिक जीवन बहुत ही सफल होता है, बहुत ही अच्छा होता है। चौथा है, जिस भूमि की मिट्टी का रंग काला होता है तथा कंकरीला होता है, मिट्टी का सतह बहुत ही कंकरीला है, भूमि में अगर सरसों की खेती की जाए, सरसों मस्टर्ड की खेती की जाए, और उसमें मस्टर्ड की खेती नहीं हो, बहुत कम मात्रा में हो, उस तरह की भूमि को शुद्ध भूमि कहते हैं। और इस तरह की भूमि किसी भी तरह की आवास बनाने के अनुकूल नहीं की मानी गई है। इस संबंध में मैं एक घटना आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो प्रैक्टिकली हमने देखा है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इस कंपनी ने बम्बे पूना हाईवे पर एक पथरीली जगह
कंकरीला इसी तरह का खाली जगह काफी पड़ा हुआ था। तो बम्बई और पुणे, न्यू मुंबई और पुणे के बीच में उस जगह पर इन लोगों ने एक टाउनशिप उपनगरीय डेवलप किया बिजनेस पर्पज से। उपनगरीय बहुत ही सुंदर बना, मैं जाके देखा हूं, वहां पर बहुत सुंदर है, काफी डेकोरेट किया गया है, टूरिस्टों को आकर्षित करने वाला है। लेकिन ये जब उपनगरीय बन के तैयार हुआ तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से असंवैधानिक यानी घोषित कर दिया गया, यानी इसको संवैधानिक रूप से, कानूनन रूप से मान्यता प्राप्त नहीं था। और इस बार महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने काफी बहुत ही लंबा चौड़ा फाइन इम्पोज कर दिया हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी पर, जिसके चलते उनका कि पूरा व्यवसाय ही डैमेज हो गया और उसका असर आज तक कंपनी पर पड़ रहा है। उसके पहले इस कंपनी का, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का शेयर जो है 50 और 60 के बीच में था और आज इस कंपनी का शेयर 5 रुपए और 10 रुपए के बीच में है। तो ये इस तरह की भूमि को व्यवसायिक कार्य में लाने की अनुमति वास्तुशास्त्र नहीं देता है। अब आइए आपको सब कुछ मिलाकर अगर देखा जाए तो ब्राह्मणी भूमि, क्षत्रिय भूमि और वैश्य भूमि, ये 3 तरह की भूमि ही आपके मकान बनाने के लिए उपयुक्त है, चाहे वो व्यवसायिक रूप से बनाए, चाहे रहने का आवासीय रूप से बनाए। और इसके बाद भी जो भूमि इस तरह की नहीं है, उस भूमि का शुद्धिकरण का भी उल्लेख वास्तुशास्त्र में मिलता है। लेकिन उसका अगर हम यहाँ पर वर्णन करने लगे तो बहुत समय लग जाएगा, वीडियो पूरा नहीं हो पाएगा। अगर किसी व्यक्ति को हमारे दोस्त की इसकी जरूरत हो तो हमसे पूछेंगे, हम बता देंगे। अब आइए आकार और प्रकार, भूमि का आकार और प्रकार, भूखंड का आकार और प्रकार। पहला भूमि का माना जाता है गज भूमि। गज भूमि वो है जिसके न ईशान को यानी पूर्वी उत्तरी कोण जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा रहता है, अपनी कोण जो है 90 डिग्री से थोड़ा छोटा होता है और बाकी 3 कोण जो है समकोण होते हैं, यानी कि 90 डिग्री का होता है। इसको गज भूमि कहते हैं। और उस भूमि का ढलान, सरफेस का जो ढलान हो, स्लोप हो, वो नॉर्थ ईस्ट के तरफ होता है। तो नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर यानी ईशान कोण के कॉर्नर की तरफ होता है। तो इस तरह की भूमि को गज भूमि कहते हैं। और यह भूमि हर तरह से उपयुक्त मानी गई है। इस भूमि में वो चाहे वास करें, मकान बनाने को, आवासीय रूप से मकान बनाए या व्यावसायिक रूप से मकान बनाए या इंडस्ट्रियल रूप से बनाए, ये भूमि आपको हमेशा ही फायदा देगी। इस बात का जिक्र वास्तुशास्त्र करता है। दूसरे तरह का भूखंड है, वो है आपको कूर्म पृष्ठभूमि। वास्तुशास्त्र में कूर्म पृष्ठभूमि जो है यानी चारों तरफ का, चारों कॉर्नर और चारों तरफ यानी पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, ये चारों तरफ के किनारे जो हो दबे हुए हों, डाउन हो, और चारों कॉर्नर यानी ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, ये चारों कोण भी दबा हुआ हो, तो और बीच का पोर्शन उठा हुआ हो यानी ओवल टाइप में उठा हुआ हो, तो इस तरह के भूमि को वास्तुशास्त्र कहता है कूर्म पृष्ठभूमि। और कूर्म पृष्ठभूमि पर वास करने वाला व्यक्ति बहुत ही साहसिक होता है, वो असंभव को भी संभव कर देने वाला होता है। तो इस तरह की भूमि को व्यावसायिक रूप से बहुत ही उत्तम माना जाता है, क्योंकि उस तरह की भूमि पर कोई व्यावसायिक कार्य किया जाता है या कोई आवास, किसी मकान का निर्माण किया जाता है, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे कमर्शियल हो, या चाहे आपको रेसिडेंशियल हो, तो उसमें रहने वाला व्यक्ति उस कार्य को, जिस कार्य के लिए उस मकान का निर्माण किया है, बहुत ही बहादुरी के साथ आगे लेके बढ़ता है और सफलता प्राप्त करता है। तीसरी भूमि है दैत्य भूमि। जो भूमि उत्तर पूर्व ईशान और दक्षिण पूर्व आग्नेय में ऊंची हो, यानी जो भूमि, जिस भूमि का उत्तर पूर्व ईशान कोण और दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण उठा हुआ हो, ऊंचा हो, और उत्तर पश्चिम का कोण डाउन हो और आग्नेय कोण, फिर से समझिए, जिस भूमि का
न ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व कोण उठा हुआ हो, आग्नेय कोण यानी साउथ ईस्ट दक्षिण और पूर्व का कोण उठा हुआ हो, और पश्चिम और दक्षिण का कोण, पश्चिम और दक्षिण का कोण डाउन हो, उसी तरह से उत्तर और पश्चिम का कोण डाउन हो। इस तरह के भूमि को कहते हैं दैत्य भूमि। और इस तरह की भूमि में किसी भी तरह का निर्माण करना, चाहे वह रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल हो, ये वास्तुशास्त्र इसमें अलाउ नहीं करता है। ये भूमि त्याज्य मानी गई है, छोड़ने योग्य मानी गई है। अब आइए आगे चलते हैं। नाग पृष्ठभूमि, जिस भूमि का आकार यानी पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की तरफ लंबाई ज्यादा हो और दक्षिण से उत्तर की तरफ लंबाई कम हो, तथा दक्षिणी हिस्सा ऊंचा हो और उत्तरी हिस्सा डाउन हो, तो इस तरह के भूमि को भी वास करने योग्य नहीं बताया गया है, अशुभ माना गया है। कहा जाता है, वास्तुशास्त्र इतना तक कहता है कि इस भूमि में मकान बनाने से पुत्र हानि, शत्रुओं की वृद्धि तथा स्त्री का नाश होता है। इस तरह इसकी भूमि को त्याग छोड़ देना चाहिए। मगर इन सब बातों के अलावा वास्तुशास्त्र के कुछ पुराने ग्रंथों को हमने स्टडी किया, जिसमें इसका कुछ उपाय दिया हुआ है। और उसमें क्या लिखा हुआ है कि ये सारे आकार प्रकार और इस तरह की भूमि का चयन उस व्यक्ति के लिए संभव है जिस व्यक्ति के पास जमीन बहुत ज्यादा हो। और आज के इस जमाने में जबकि शहरीकरण बढ़ रहा है और शहरों में जमीन की कमी है, लोग शहरों में पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है लेकिन जमीन वही का वही है, इसलिए जब जमीन की कमी हो गई है इसलिए कम से कम जमीन में लोग घर बनाने की बात सोचते हैं। उसमें कॉस्ट ज्यादा पड़ता है, जमीन का कॉस्ट ही बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस संबंध में मैंने स्टडी किया तो एक जगह महर्षि गर्ग लिखते हैं अपने उपनिषद महर्षि गर्ग लिखे हैं कि भूमि के इस आकार प्रकार को ढूंढने के लिए जमीन की बहुत ज्यादा जमीन उसके लिए संभव हो, जिसके पास बहुत पैसा हो, जमीन बहुत ज्यादा हो। आम पब्लिक के लिए यह संभव नहीं है। उस अवस्था में उन्होंने क्लियर कट साफ लिखा है कि जब कोई व्यक्ति किसी जमीन को खरीदने जाता है, इस बात को देखे कि उस जमीन को देखने के बाद उसके आंख को अच्छा लगे, उसको मन को अच्छा लगे कि ये जमीन हमारे लिए अच्छा है, पसंद है, ये जमीन हमारे फ्यूचर को ब्राइट करेगा। तो उस तरह की जमीन मनुष्य को लेना चाहिए क्योंकि वो उसके हृदय की पुकार है। उन्होंने लिखा है, मनश्चक्षु यत्र संतोषो जायते हुवी तत्र कार्यगृहम् सर्वैरिति गदादि संभवतम। यानी मनुष्चक्षु यत्र संतोषो जायते हुवी तत्र कार्यगृहम् सर्वैरिति गदादि संभवतम। यानी अर्थात जिस भूमि को देखकर मन को अच्छा लगे, नेत्र को सुख प्राप्त हो और मन में उत्साह जगे, उस जमीन को अवश्य लेना चाहिए। ये उनके हृदय की पुकार है उस व्यक्ति की। और हर एक व्यक्ति के हृदय में जो है भगवान वास करते हैं, भगवान शिवशंकर वास करते हैं, माता पार्वती वास करती है। माता पार्वती भगवान शिवशंकर इस विश्व के रचयिता है, विश्व के उत्पन्न करता है। तो उनके मन की उनके पुकार को आप अपना पुकार समझिए और उस जमीन को आप लीजिए। मैं वास्तुशास्त्र की तरफ से वास्तुशास्त्र के सिद्धांत को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अब
जमीनों के आकार प्रकार के बारे में मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं इस चैप्टर को ही खत्म समाप्त करने के लिए दूसरा बता रहा हूँ। कोई भी जमीन खरीदे, इस बात का ध्यान रखें कि उसके चारों कोण संपूर्ण हो, यानी कि 90 डिग्री का हो। यह अति उत्तम माना गया है। सबसे उत्तम आकार है जमीन का, वो है स्क्वायर शेप यानी वर्गाकार। चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण 90 डिग्री का हो, यानी समकोण हो। वह जमीन, उस जमीन का आकार वास्तुशास्त्र के हर ग्रंथों में खुलेआम लिखा गया कि यह सबसे उत्तम है। और ये जमीन घर बनाने के लिए, चाहे वो किसी भी तरह का घर हो, इंडस्ट्रियल हो, कमर्शियल हो, रेसिडेंशियल हो, जो भी हो, उसके लिए वो सुटेबल होता है। दूसरा जो शेप दिया गया है वो दिया गया है रेक्टेंगुलर शेप, यानी आयताकार। उसका भी चारों एंगल जो है 90 डिग्री का होना चाहिए, आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ये दूसरे नंबर पर आता है। इसके बाद से जो जमीन बताए गए हैं उसमें कुछ न कुछ खामी है, जैसे ट्रायंगुलर शेप या ओवल शेप या एग शेप या आपको ट्रापेजॉइडल शेप, किसी भी तरह की जमीन हुई उसमें कुछ न कुछ कमी है। इसलिए उस जमीन को मैं अवॉइड करने के लिए कहूंगा। दूसरा चीज है कि एक यहाँ पर वास्तुशास्त्र में कागमुखी छाजमुखी जमीनों का वर्णन दिया गया है। कागमुखी, बागमुखी, छाजमुखी, ये कुछ नहीं है। जिस जमीन का, इसके बारे में आपको बताऊं कि इसका जो नाम दिया गया है उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, विचार क्या है। जिस जमीन का आगे वाला हिस्सा फ्रंट बड़ा हो और पीछे वाला हिस्सा ऐसे दबा हो, यानी कि सपोज कीजिए ऐसे है, ये है फ्रंट, ये है बैक, ये है फ्रंट, तो इसको कहते हैं बागमुखी जमीन। बागमुखी जमीन कहने का मतलब कि बाघ खाना ज्यादा खाता है, यानी इधर से एनर्जी का, पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश ज्यादा होगा और इधर से निगेटिव एनर्जी, जो घर में नेगेटिव एनर्जी होगी उसका बहिर्गमन कम होगा। तो नहीं, पॉजिटिव एनर्जी इधर से ज्यादा एंट्री करेगा, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी घर का जो है इधर से कम निकलेगा। तो इसमें क्या होगा, सुख संपन्नता आएगा। यानी जितना धन आप कमा करके इस जमीन के शेप में आप घुसेंगे, उसका प्राय मान के चलिए कि ये जितना सेफ है, रेशियो निकालने के बाद अगर 50% प्लेस है तो 50% प्लेस आपका धन खर्च हो जाएगा और 50% घर में रह जाएगा। मान लीजिए कि ये 25% है तो 100% में 25% धन घर से निकल जाएगा और बाकी 75% इस घर में रहेगा। इस जमीन को बागमुखी जमीन कहने के पीछे कंसेप्ट यही है, मगर इसका कोई प्रबल प्रमाण अभी तक हमें वास्तुशास्त्र में मिला नहीं है, मगर इसका डिस्क्रिप्शन ऐसे मिला है। उसी तरह से कागमुखी जमीन, कागमुखी जमीन कहने का मतलब कि क्रो एक पक्षी है जिसको हम लोग हिंदी में कौवा कहते हैं। कौवा उसका मुंह छोटा होता है और उसका पीछे का पोर्शन भी छोटा होता है। तो कागमुखी जमीन का यानी इस तरह की जमीन हो, इसको कहते हैं कागमुखी जमीन। ये मुख हुआ। इस तरह की जमीन को, इस तरह के प्लॉट को शुभ नहीं माना जाता है वास्तुशास्त्र में। क्यों? कि इसका जो एंट्रेंस पॉइंट है ये बहुत छोटा होता है। इधर से जब पॉजिटिव एनर्जी यानी लाइट और एयर, ये दो पॉजिटिव एनर्जी, इसका एंट्रेंस इस घर में कम होता है। जबकि पीछे का पोर्शन जो बड़ा होता है
तो ये एनर्जी जितना आएगी अंदर उससे कई गुना ज्यादा इधर बाहर निकल जाएगी। तो ये जमीन, इस तरह की जमीन को अशुभ माना जाता है किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए, चाहे वो वास्तु कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो या रेसिडेंशियल हो। तो इस तरह से बहुत सारे आकार प्रकार का वर्णन वास्तुशास्त्र रहता है। अब जैसे मान लीजिए कि सर्कुलर शेप जमीन है, सर्कुलर शेप जमीन में जितनी एनर्जी चारों तरफ से घुसती है, जितनी पॉजिटिव एनर्जी अंदर से बाहर से घुसेगा उतना ही ये निकलता जाता है, क्योंकि इसका हर चीज कोई शेप नहीं है, इसका कोई शेप नहीं है। उसी तरह से आपको बताएं, कुछ जमीन है जो रेक्टेंगुलर है, वो भी अच्छा नहीं माना जाता है। कुछ जमीन है जो ऑक्टागोनल है, उसमें भी जहां जहां एंगल बनता है वहां पर उसका प्रभाव पड़ता है घर के अंदर में। उसके अलावा जिस जमीन में कुछ जो है लगता है सर्पाकार है, यानी स्नेक के जैसा टेढ़ा मेढ़ा है, वो जमीन बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। वास्तुशास्त्र का ये निर्देश है, क्योंकि वो जमीन किसी भी रूप में मनुष्य के जीवन के लिए शुभ नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर हम इसके बारे में और अधिक बोलने लगे तो आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब मैं ये श्योर कर रहा हूं आप सब लोगों को कि आने वाले हर 2 दिनों के बाद एक वीडियो आपको वास्तुशास्त्र के बारे में मिलेगी, और हर 2 दिन के बाद एक वीडियो टनल इंजीनियरिंग के बारे में मिलेगा। और जब वास्तुशास्त्र का टॉपिक खत्म हो जाएगा तो हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। बिल्डिंग डिजाइन, प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट, एस्टिमेशन, वैल्यूएशन, क्वांटिटी सर्वेइंग, ये सारी चीजें हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। एक तरह से ये हमारी वीडियो एजुकेशनल होती जा रही है। बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा है, लोग हमसे इस बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं और मैं रिप्लाई दे रहा हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।